और आज के इस सभा में उपस्थित हमारे बहुत ही शहर के गणमान्य व्यक्ति, सज्जन वृंद, हमारे व्यापारी भाई, उद्योगपति बंधु और जो जीएसटी से किसी प्रकार से जुड़े हुए हमारे अर्थशास्त्र के साथ सीएज हैं, चाहे एडवोकेट्स हैं, ऐसे सब बंधुओं का मैं अभिनंदन करता हूँ। भाइयों बहनों, जैसा अभी बताया गया कि वैसे तो बहुत परिवर्तन पहले भी हुए ही हैं, बहुत बड़े परिवर्तन देश में पिछले कुछ सालों से आप देख रहे हैं, लेकिन अभी जो तुरंत जीएसटी की सारे सिस्टम में परिवर्तन किया गया, ये एक क्रांतिकारी अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। मैं इसकी थोड़ी भूमिका में जाना चाहूंगा कि सरकारों को सामान्य जन की आवश्यकता पूर्ति के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान, जो भी हम बात करते रहे हैं, धन की आवश्यकता रहती है। बिना धन के तो कोई भी सेवाएं दी नहीं जा सकती। और सामान्य तौर पर सरकार के पास या तो इनकम टैक्स होता है, चीजें हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उस पर कुछ ड्यूटीज लग जाती हैं, कुछ हमारे यहाँ एक्साइज की भी आइटम्स उन पर एक्साइज मिलता है, और कुछ डायरेक्ट टैक्सेस अलग अलग प्रकार के पहले होते थे। एक समय आया कि विभिन्न प्रकार के टैक्सेस को समाप्त करके एक देश एक कर के नाम से जीएसटी, तो यहाँ पहली बार लगाया, ऐसा नहीं, दुनिया में भी जीएसटी बहुत दुनिया के देशों में है, ताकि एक ही टैक्स सब समाज के ऊपर लगे। 2017 में जीएसटी लगाया गया और कोई ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने आते ही लगा दिया था, वर्षों से ये प्रक्रिया पहले चल रही थी। इतना ही है कि कांग्रेस की सरकारों में, हालांकि उस समय जो प्रधानमंत्री थे देश के बड़े आर्थिक एक विशेषज्ञ माने जाते थे, अर्थशास्त्री, वो भी इसका हिम्मत नहीं कर पाए थे कि हम कैसे एक टैक्स करेंगे और जनता का किस प्रकार से जो विरोध होगा, समर्थन होगा, उनको उसका एक बहुत बड़ा खतरा था कि कैसे संभव कैसे होगा, अपना विश्वास नहीं जमा पाए थे। लेकिन मोदी जी ने आते ही बहुत एक दृढ़ स्टेप 2017 में लिया कि एक टैक्स होगा, अलग अलग टैक्स नहीं होंगे। बहुत से प्रदेशों का अलग अलग पार्टियों की सरकारें थी, बड़ा विरोध भी सहन करना पड़ा। किसी ने कहा कि हमारा टैक्स कम हो जाएगा, हम कैसे चलाएंगे, क्या करेंगे, लेकिन उन्होंने बहुत तरीके से देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों को साथ लेकर और एक जीएसटी काउंसिल बनाया। उस जीएसटी काउंसिल को कहा कि आप निर्णय करिए क्या करना है। सब तरह के आइटम्स का, कई सौ आइटम्स, शायद 550 से ऊपर आइटम्स हैं, जिनका एक एक का टैक्स किस प्रदेश में कितना है, यानी सेल टैक्स, वैट, यही होता था। उन सब का हिसाब किताब लगाया गया और उसको कहीं ना कहीं एक जगह ला करके कि ये टैक्स सारे देश भर के लिए ठीक रहेगा। और साथ में ये भी था कि जिस प्रदेश से जितना टैक्स इकट्ठा होगा उसका 50% स्टेट को जाएगा और 50% सेंटर को जाएगा, और जो 50% सेंटर को जाएगा उसमें 42% फिर से स्टेट्स को डिवोल्यूशन के रूप में दे दिया जाएगा। यानी एक प्रकार से हिसाब लगाए तो 42 का भी 50 कर ले, 21 और 50, 71 स्टेट्स को जाता था, 29% जो सेंटर को बचता था। अब ये सिस्टम सब चलता रहा, सबकी सहमति बनी। पहला वर्ष 2017 में एक कलेक्शन हुई 80,000 करोड़ रुपया। उस समय लगता था कि जितने सेल टैक्स हैं वो इससे ज्यादा इकट्ठे होते हैं, 80,000 करोड़ रुपया कम हो गया। और साथ में गारंटी दी गई स्टेट्स को कि हर वर्ष 14% का इंक्रीमेंट इसके हम गारंटी देंगे, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, कि आपको 14% से इंक्रीमेंट से भी कम इकट्ठा होता है, कम मिलता है, तो वो भरपाई भारत सरकार करेगी। भारत सरकार ने इस 14% को देने के लिए, क्योंकि बड़ा गैप था, इसके लिए कुछ सेस लगाए और सेस लगा करके साथ साथ वो देना शुरू किया। फिर भी कम रह गया। 2022 तक सेस का पैसा लेकर 14% पूर्ति करते हुए कम रहा। तो जो कम रहा, बाद में बैंकों से लोन लिया गया। ये बैंकों से लोन ले रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है, लेकिन उस सेस जो लगाया है वो चालू रहेगा जब तक लोन पूरा नहीं हो जाता। वो सेस अभी भी चालू है,
31 अक्टूबर को वो सेस सारा जितना कर्जा लिया हुआ समाप्त हो जाएगा और उसके बाद सेस इससे खत्म हो जाएगा। अब विषय है कि हमारे पास कलेक्शन बहुत अच्छी हो रही है क्योंकि रजिस्ट्रेशन बहुत बढ़ गया। 2017 में कुल 75 लाख टैक्स पेयर्स थे देश में जीएसटी के रजिस्टर्ड, आज 1,51,00,000 हो गए, सीधा डबल। अब ये तो जो व्यापार करेगा और चेन में आएगा तो उसको रजिस्ट्रेशन होना ही पड़ेगा। सिस्टम ही ऐसा बनाया कि उस सिस्टम में कहीं कोई बीच में चोरी करता पकड़ा गया तो उसको कठिनाई झेलनी पड़ती है। आईटी के सिस्टम डेवलप किए गए, स्टेट्स में वो एक उसको ट्रैक कर सकते थे कि अंबाला से कोई चीज चली है तो सिरसा गई, सिरसा से चली है तो कैथल आ गई, कैथल से चली तो रोहतक आ गई, सब पता लगता था कि कहाँ जा रही है, कहाँ पहुंच रही है, इसलिए कोई बच नहीं सकता था। लेकिन कुछ सालों तक अगर वो रोहतक से मेरठ चली गई तो बीच में गैप आ जाता था, इंटर स्टेट कनेक्शन हो नहीं पा रहे थे। हमारे आईटी के लोगों ने प्रयत्न करके सारे देश भर के लिए अब एक सॉफ्टवेयर बनाया कि अब उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, देश में कहीं से कोई चीज चलेगी तो उसको किसी भी प्रदेश में ट्रैक कर सकते हैं। अब वो समस्या भी खत्म हुई तो रजिस्ट्रेशन के तरीके कुछ कठिन थे, सरल किए गए, और एक बार तो इतने सरल हो गए कि फर्जी रजिस्ट्रेशन बढ़ गया। और पानीपत को तो पता ही है, बहुत बड़ा पीछे पानीपत में पकड़ा गया। और पानीपत में पकड़ने की शुरुआत कहां से हुई थी वो भी आपको कभी स्टोरी बताई नहीं, मैं आपको बता देता हूं। मैं एक दिन करनाल पहुंचा, रेस्ट हाउस के अंदर जाते ही एक महिला गाड़ी के आगे खड़ी हो गई। पहले मेरी बात सुनो तब अंदर जाने दूंगी। करनाल की थी वो, रामनगर की। मैंने गाड़ी रोक ली, नीचे उतरा, मैं बोलूं भाई जी क्या बात है कि मुझे एक जीएसटी वालों का नोटिस आया है और मेरी तरफ उन्होंने 35 करोड़ रुपए निकाल रखे। मैं क्या करती हो कि मैं घर में बर्तन मांजती हूँ। मुझे बड़ा एकदम अजीब लगा कि ये स्टोरी खोज करने वाली है। तो खोज की स्टोरी टैक्स के लोगों को मैंने दिया, मैंने कहा जरा देखो इसको कैसे ऐसे आया। तो कहने लगे पानीपत में एक कंपनी रजिस्टर हुई है, फर्जी कंपनी है, और इसको उसमें डायरेक्टर दिखा दिया कंपनी। ले लिया होगा कहीं से उसका आधार कार्ड या फिर कोई और पहचान पत्र लेकर के और उसको डायरेक्टर बना दिया, और जो कुछ करना था कर करा के और कंपनी गायब हो गई। कंपनी गायब हो गई तो टैक्स वाले ने ढूंढा डायरेक्टर कौन है, तो वो डायरेक्टर मिली वो महिला, उसको 35 करोड़ का नोटिस पकड़ा दिया। अब यहां से कहानी शुरू होती है। फिर आपको पता है कि कितना बड़ा एक स्कैंडल यह निकला, और केवल पानीपत में नहीं, देश के बहुत जगह पर। पानीपत तो इसलिए कि मैं प्रत्यक्ष उसका जानकार हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। देश के बहुत शहरों में चीजें पकड़ी गई और बाद में उनको रोका गया। रोकने का लाभ ये हुआ कि वो जो टैक्स 85,000 करोड़ रुपया 2017 में मिला था, अब इस समय लेटेस्ट इस साल में पिछले 2 महीने पहले अप्रैल या मई का महीना था, 2,40,000 करोड़ रुपया जीएसटी प्राप्त हुआ। कहाँ 80,000 करोड़, कहाँ 2,45,000, 3 गुना। और किसी को महसूस नहीं हो रहा, हर किसी को अपने आप जितना टैक्स है दे के अपना काम चल रहा है। माचिस पर भी टैक्स है, साइकिल पर भी टैक्स है, मोटरसाइकिल पर भी है, कार पर भी है, मकान पर भी है, सरिये पर भी है, कोयले पर भी है, सीमेंट पर भी है, सब पर है। और एक बार लगता है तो जिसको जो देता है बाद में उसको इनपुट टैक्स मिल जाता है, फिर आगे लग जाता है, फिर उसमें जितनी इनकम उसमें वैल्यू एडिशन होती है उतना टैक्स और चला जाता है, वो उसके बाद फिर आईजीएस से लेता है। लास्ट में जब कंज्यूमर पर पहुंचता है तब वो एक्चुअल टैक्स कंज्यूमर पर ट्रांसफर हो जाता है। बाकी तो सबका यही सिस्टम है। बीच में अकाउंटिंग का बड़ा सिस्टम आया, वकीलों को भी समझना पड़ा कैसे करना पड़ेगा, उसके सॉफ्टवेयर बने, और ये स्थिति आ गई कि अब किसी वकील के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप कंप्यूटर रखो और कंप्यूटर रख करके उसमें आइटम भरते जाओ, अपने आप आपको 3 महीने बाद बता देंगे कि आपकी ये असेसमेंट है और ये आपका टैक्स बनता है, ये जमा कराओ, ये रिफंड आ जाएगा। ऐसा सब अकाउंट हो जाता है। बड़े सरल सॉफ्टवेयर आ गए। कई वकील मुझे मिले, हमारी रोजी रोटी खत्म हो गई।
पहले लोग सलाह लेने आते थे, अब तो इस सॉफ्टवेयर के आने से सलाह लेने भी नहीं आते। और एक बड़ा अजीब जो विषय है कि पहले दुकानदार 2 भैया बनाता था, एक दुकान पर रखता था, एक घर में सोते समय तकिए के नीचे रखता था, सोने से पहले उसको ठीक करता था। पर्चियां सारी होती थी, अगले दिन वो पर्चियां जेब में डाल के लाता था। असली हिसाब तो पर्ची से लेना देना करता था, और बाकी चेक का लेना देना और वो अकाउंट का उस दुकान पर जो भैया होती उससे करता था। लेकिन जब से जीएसटी आया, क्या किसी को 2 अकाउंट रखने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी ना। तो जो 2017 में हमारा व्यापारी बड़ा परेशान हुआ था, बड़ा दुखी हुआ था, ये क्या हमारे ऊपर शिकंजा कस गया। तो शिकंजा हमारे ऊपर नहीं था, वो हमारे 2 नंबर के भैयों पर था। मानते हो इस बात को? व्यापारी से तो प्रेम है, व्यापारी तो भाई सरकार का एक पार्टनर है। व्यापारी पैसा इकट्ठा करता, सरकार को देता, तो सरकार चलती है। अगर व्यापारी पैसा इकट्ठा करना बंद करे, सरकार कैसे चलेगी? लेकिन वो करता है, ऐसा नहीं, करना पड़ता है। मतलब उसको सिस्टम में बंद गया वो, तो ये सारा सिस्टम चलते चलते जब ये आया कि इतना पैसा जब इकट्ठा हो रहा है, तो अब समय आ गया है कि जनता को इसका थोड़ा लाभ दे दिया जाए। और फिर 4 स्लैब जो बनाए गए थे, 5%, 12%, 18%, 28%, जनरल 4 थे। कुछ आइटम पहले भी 0 पर थी, कुछ आइटम पहले भी 40 पर थी। उसको स्लैब ना माने तो बीच में 4 जो थे, इन 4 को कैसे 2 में ला जाए, कैसे हम 28 को खत्म करके 18 पर लाए, 12 को खत्म करके 5 पर आए। 12 वाली जितनी आइटम थी 99% वो 5 पर आई हैं, केवल 1% ऐसी हैं जो शायद 12 से 18 पर गई हो, 99%। और 5 में से बहुत सी 0% पर आ गई, बाकी 5 पर है। मोटे रूप से खाने पीने की जो चीजें हैं आम आदमी की, वो लगभग सारी 5% या 0%। और जो एक आदमी के रहन सहन के लिए, अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए, अच्छी गाड़ी है, अच्छा मकान है, अच्छा जूता है, अच्छा सर्विस है कोई, वो 18 में। 28 में कोई इक्का दुक्का आइटम ऐसी रही है जिसको कहना चाहिए बहुत ही जिसको यूज करने के लिए क्या उसको शब्द कहेंगे, लग्जरी आइटम, या लग्जरी आइटम या नशीली चीजें, पान, फिर आपका सिगरेट, फिर आपका और मसाला, या इस तरह की चीजें, वो 40 पर गई। लाइफ सेविंग ड्रग सब 0 पर आ गई। तो इतने परिवर्तन करने के बाद थोड़ा सा कम हुआ है। टोटल कलेक्शन अभी 2,40,000 पहुंचे हैं। नॉर्मली 2,10,000, 2 लाख तक एवरेज रही है, वो 2 लाख से कम जाएगी, हमको मालूम है। लेकिन जाने से तो कठिनाई नहीं होगी। आज हमारे पास प्रभु कृपा से बजट का जो सिस्टम है, चाहे वो देश का हो, चाहे बीजेपी रूल्ड स्टेट्स का हो। मैं हरियाणा की बता सकता हूं, हरियाणा का बजट, हमारे जो फिस्कल पैरामीटर्स हैं, वो एकदम अप टू द मार्क है। हमने कभी भी जीडीपी का 3% से ऊपर कभी डेट लोन नहीं लिया। ये हरियाणा का रिकॉर्ड है, जबकि हमारे पंजाब के लोग 7-8% तक पहुंच गए। पंजाब को आज अगर कोई उधार मांगना चाहे, कोई देना चाहे, तो वो 10% से नीचे ब्याज नहीं लगता सरकार को। हमारी सरकार को 7.9 ये आज रेट है जो हरियाणा सरकार को मिल जाता है। पोजीशन अच्छी है तब। तो ये सारी चीजें जब हम केंद्र सरकार की सोचते हैं, तो केंद्र सरकार की भी आर्थिक स्थिति वो क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से बनती है, कंपटीशन इंटरनेशनल होता है। डॉलर अभी आजकल हमारे ट्रेड का मध्य एक प्रकार से कहना चाहिए सेंट्रल एक करेंसी है, डॉलर के हिसाब से होती है। 1947 में ₹1 $1 था, लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि लगभग 88 रुपए का $1 हो गया। तो डिवैल्यूएशन हुई है खूब, लेकिन वे पिछले ऐसे कारण थे जिसके कारण से हम अपने आप को पहले तो संभाल नहीं सके, और दूसरा ये भी था कि देश आजाद हुआ, हमको अपने देश में इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, हमको अपने देश में इन्फ्लेशन जो होती है उसको भी रोकना है। तो डिवैल्यूएशन कर करके और हमारा रुपया कमजोर हुआ, डॉलर मजबूत होता चला गया, और हमारे यहाँ रोजगार के साधन, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट, ये जो अर्थशास्त्री हैं वो सब जानते हैं। लेकिन ये लंबे समय तक चलाना ठीक नहीं है। अगर लंबे समय तक चलाएंगे तो दुनिया में हम कंपीट नहीं कर पाएंगे।
लंबे समय तक हम अपने अर्थशास्त्र को ठीक करें, इसके लिए 2014 में प्रयत्न शुरू हुए। 2014 में दुनिया की जितनी आर्थिकी थी, जितनी इकोनॉमिक्स थी, उसमें हम 11वें स्थान पर थे। और आज हम दुनिया में कौन से स्थान पर हैं? और हमने जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। अब 2 साल में हमको जर्मनी को भी पीछे छोड़ना है और हम तीसरे स्थान पर आ जाएंगे। $5 ट्रिलियन ये जो एक ग्रुप है, इस ग्रुप में आने के लिए हमको भी 2 साल और लगे। आज हमारी 4 लाख कोई 22,000 ट्रिलियन डॉलर हमारी इकोनॉमी, और जो जर्मनी की है वो 4,52,000 में ट्रिलियन डॉलर है। इतना ही अंतर है। और फिर इसमें चूंकि हमने अपने यहां महंगाई दर को रोक लिया। महंगाई दर को रोकने के आंकड़े बताता हूं आपको। 2006 और 2016 एक आंकड़ा, दूसरा 2016 से 2025। किसी देश में जो महंगाई होती है ना, वो मापी जाती है उस प्रदेश के जो कर्मचारियों को डीए की दर मिलती है। डीए क्या होता है? महंगाई दर। 2006 में जो महंगाई दर जीरो, अगर हमने उस समय नापा, क्योंकि हर 10 साल में उसको जीरो करके फिर शुरू करते हैं नापना। 2006 में जो जीरो थी, 2016 में मालूम है कितने % हो गई थी? 10 साल में। एक आंकड़ा मैं बता रहा हूं, आपने गूगल में देखना हो तो देख लो। 126% हो गई 10 साल में। इसको कहते हैं कि 10 साल का महंगाई दर एक साथ नापा गया। और अब 2016 में फिर जीरो हुई, जो अब जनवरी 2026 तक 10 साल पूरे हो जाएंगे। अभी 5 ही महीने, 4 महीने बाकी हैं। इस समय इस 10 साल की महंगाई दर कहां तक पहुंची है, ये तो पता होगा? एक बोलो। 55%। वो 10 साल में 126%। और अब 10 साल होने को है, एक किस्त और बची है, 2%, 3%, 4% बढ़ जाएगी, तो 55 का 58 हो जाएगा, 59 हो जाएगा। हद करो। हालांकि महंगाई हो नहीं रही है, अभी भी महंगाई जो पिछले एक क्वार्टर की गई है, लोएस्ट गई है 1.8% एक क्वार्टर की, लोएस्ट। मुझे नहीं लगता कि 3% से ज्यादा और इस एक साल में, 6 महीने में आएगी। कहां 126, कहां 59। हमने महंगाई को रोका ना। आम आदमी के लिए महंगाई रोक दी है। हो सकता कुछ बड़ी चीजों की, बड़ी मशीनरी की, साइंस की चीजों की, डिफेंस की चीजों की, रिसर्च की चीजों की महंगे हो सकते हैं। जहाज महंगे हो गए होंगे। कुछ स्पेस के अंदर जो काम आने वाले जितने औजार हैं, जितने वेपन हैं, वो हो सकता महंगे हो गए हों। लेकिन सामान्य व्यक्ति की जो महंगाई है वो कम की है इस मोदी सरकार में। इसको कैसे और कम किया जाए और आम आदमी की परचेजिंग पावर को कैसे बढ़ाया जाए, तब आया है जीएसटी सुधार। इस जीएसटी सुधार से पहले भी आपको पता है कि इस बार बजट में इनकम टैक्स की जो लिमिट है कितनी कर दी? हाईएस्ट 12 लाख। हम सोच नहीं सकते थे उस समय। हम सबने सोचा कि 9 लाख कर देंगे, 10 लाख कर देंगे। 12 लाख करने से लोगों को 12 लाख रुपया बिना इनकम टैक्स भरे हुए अपना पैसा जेब में बचता है, उससे उसकी परचेजिंग पावर बढ़ी। हमारी संयोग से आबादी अच्छी है, मार्केट हमारी अच्छी है, और उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तो फिर उसको पूरा करने के लिए उत्पादन भी बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो रोजगार के नाते जो काम करने वाले लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति बढ़ेगी। उनकी आर्थिक स्थिति बढ़ेगी तो उनकी परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा। तो ये साइकिल ऐसा ही है। इस साइकिल में एक आध बार बीच में पुश करना पड़ता है। तो पुश किया पहले इनकम टैक्स से, अब पुश किया जीएसटी को कम करके, और अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है बहुत जल्दी एक बोनांजा हम और देने वाले हैं। क्या देंगे वो जाने, उनका मन है। तो मित्रों, देश आगे बढ़ रहा है। देश को जरूरत है हर ऐसे उद्यमी की, एंटरप्रेन्योर की, हर ऐसे युवा की, हर ऐसे कर्मचारी की, हर ऐसे स्किल
लेने वाले आदमी की, कि अपने आप देश के लिए कैसे क्या काम कर सकता है। और एक चीज थोड़ा सा अलग अलग ढंग से जो लोग सोचते हैं, मेरे जैसा आदमी क्या सोचता है, अब जो विदेशी एक आध देश का जो चल रहा है ना दादागिरी, इसके कारण से भी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, पंजाबी में कहावत है कि कुबड़े नुमारी लत खूब सीधा हो गया। तो हम जो कर्जा वर्जा लेते हैं, जो कुछ थोड़ा विदेशों को भी निर्भर करते हैं, मोदी जी ने कहा कि हर चीज में वोकल फॉर लोकल एंड लोकल फॉर ग्लोबल। हम अपनी चीज बनाएंगे, लोकल उपयोग करेंगे, उसके लिए थोड़ा संकल्प करेंगे और फिर अपनी बनी हुई चीज को दुनिया में ले जाएंगे। उस जमाना अब खत्म हो गया कि जब कोई गाना था ना फिल्मी, कुर्ता मेरा जापानी पर क्या था, सिर पे लाल टोपी रूसी, मेरा जूता है जापानी, सिर पे लाल टोपी रूसी। बड़ा फख्र करते थे। फिर जापान को छोड़ा तो फिर आ गया चाइना, मेरा मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, शोर मचा के लोग वहां से लगे लेने लग गए। आज दुनिया में डंका बजा है कि मेड इन इंडिया है तो हम लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ये हमारी क्वालिटी का अंतर आ रहा है। उस दिशा में कदम से कदम मिलाकर हम चले। और जो ये परिवर्तन हुआ है जीएसटी का, इसमें जनरल बातें सब आपको पता ही होंगी, क्योंकि वही जैसे मैंने पहले बताया कि जीएसटी की दरों के अंदर कटौती की गई है, इंटरनल कंजम्पशन उसमें बढ़ेगी, उस बढ़ोतरी में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होगी, लक्ष्मी जी हमारे घर आएंगी, टैक्स बर्डन कम हुआ, परचेजिंग पावर बढ़ी, सिंप्लीफाइड केवल 2 श्रेणी वाला जीएसटी, ये सब वो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं। कुछ आइटम्स हैं जिनके बारे में आपको होगा, फिर भी मैं पढ़ देता हूं कि जैसे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में काम आने वाली चीजें हैं, चाहे मकान है, चाहे सड़क है, चाहे पुल है, चाहे सीमेंट जो है 10% टैक्स कम हुआ है, पार्टिकल बोर्ड, जूट, सीमेंट और बॉन्डेड आदि को 12% से 5% हो गया, मार्बल ग्रेनाइट 12 से 5 हो गया, ईंट निर्माण का जॉब वर्क 12 से 5 हो गया, सैंड लाइम ब्रिक्स 12 से 5 हो गई, सीटीपी जो इंडस्ट्रियल एरिया में प्रोसेसिंग प्लांट लगाए जाते हैं वो 12 से 5% है। पावर में एक विषय थोड़ा ठीक समझने का है, कुछ लोग आपको भ्रम में डाल सकते हैं कि जो 5% था जीएसटी उसको 18% किया। लोग कहेंगे महंगा कर दिया, महंगा नहीं हुआ, क्योंकि जो मैंने बताया ना कंपनसेशन सेस, वो कंपनसेशन सेस उस पर 400 रुपया टन लगता था, और ये 400 रुपया टन ये भी 14-15% पड़ता था। तो 15 खत्म हुआ और 13 बढ़ा तो 2% वो भी कम हुआ, और उसके कम होने के कारण से भी नहीं तो आने वाले अप्रैल में बिजली 15.5 पैसे पर यूनिट इसका खर्च कम आएगा। इसलिए वो तो बिजली के रेट हर प्रदेश अपना तय करती है, लेकिन ओवरऑल जो प्रदेशों पर प्रेशर पड़ता है हमारी कंपनियां घाटे में जाएंगी, उस घाटे को कम करने के लिए काम आएगा। तो ये क्योंकि हमारी कंपनियां अलग से सरकारों से काम करती हैं, उनके लिए ज्यादा उपयोगी होगा। पवन ऊर्जा इसमें भी 12 से 5%, सौर ऊर्जा इसमें 12 से 5%, ऑटोमोबाइल 350 सीसी की मोटरसाइकिलें 28 से 18%, तिपहिया वाहन और कमर्शियल वाहन 28 से 18%, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, एयर कंडीशनर, टेलीविजन 32 इंच के ऊपर, डिश वॉशर 28 से 18%, व्यक्तिगत देखभाल की वस्तुएं जैसे हेयर ऑयल, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, खाने पीने की चीजें जैसे बिस्कुट, नमकीन, पास्ता, सॉस, चॉकलेट जैसे पैक्ड खाद्य पदार्थ, ये सब कोई 12 कोई 18 सब 5 हो गए। इसी प्रकार डायग्नोस्टिक किट, जो मेडिकल सर्विसेज में डायग्नोस्टिक किट है
ग्लूकोमीटर है, थर्मामीटर है, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन है, ये 12 या 18, इससे 5 हो गया। लाइफ सेविंग मेडिसिन ये 5 थी, 12 थी, ये सब 0 पर हो गई। कृषि के सामान, ट्रैक्टर, कृषि मशीनरी, कृषि उपकरण, ड्रिप सिंचाई 12-18 से 5 हो गए। जीवन बीमा जो हमारा व्यक्तिगत पर्सनल जो लाइफ इंश्योरेंस होता है, फिर हेल्थ इंश्योरेंस, इस प्रीमियम को 18% को पूरे को खत्म कर दिया, अब 0% हो गया बीमा। सैलून, नाई, जिम, योग केंद्र, ये सब 18 से 5 हो गया। फिर स्टेशनरी, खास करके बच्चों की पढ़ाई के लिए काम आते हैं, नोटबुक है, एक्सरसाइज बुक्स हैं, पेंसिल है, पेन है, इरेजर है, शार्पनर है, क्रेयॉन है, ये सब भी 12 या 5 थे, सब 0% पर हो गया। तो इसलिए कुछ आइटम मैंने आपको बताई हैं, निश्चित रूप से इसका लाभ ये कंज्यूमर को होना चाहिए, होगा। अब एक थोड़ा सा अपील आपसे है, आप लोगों में से जो दुकानदार हैं, इनको इन सब चीजों का रेट कम होने पर अपने रेट उसी हिसाब से कम कर देने चाहिए, इतना टैक्स कम, क्योंकि टैक्स अल्टीमेटली ये को हमारा नहीं है। टैक्स हम कंज्यूमर से लेते हैं और सरकार को देते हैं। अगर सरकार ने कम कर दिया, कंज्यूमर से कम लो, और सरकार को मतलब सरकार को कम देना पड़ेगा तो कंज्यूमर से कम लो। एक विषय कुछ व्यापारी आगे कहते हैं कि हमारी तो जो पहले से बाय की हुई है चीजें हाई टैक्स पर की हुई है, वो हमको घाटा हो जाएगा। फिर कहना देश हित में पहला काम तो ये करना चाहिए कि जितना स्टॉक आपके पास है घाटा ना खाओ, कम से कम अपना मार्जिन तो छोड़ दो उसमें 15 दिन के लिए। देश के नाम से जनता खुश हो जाएगी। नहीं तो जनता को ये लगेगा कि मोदी जी ने तो घोषणा कर दी, इन्होंने कम नहीं किया, 15 गालियां देगा। उसको आपकी मजबूरी पता नहीं है, आपका तो सामान पहले से खरीदा हुआ, लेकिन उतना शायद सारा ना कम कर पाओ। हम मान लो 5, 7, 10% की इनकम है, तो इस एक महीने के स्टॉक के लिए कम कर दो। और ये 15-20 दिन का स्टॉक होता है, उसके बाद तो नया आना ही है। नया आएगा तो फिर कम स्टॉक का, कम रेट का आएगा, कम टैक्स का आएगा, तो सब से बेचेंगे। और कहीं हम रोक के बैठ गए और जो मैंने फार्मूला बताया है ये पड़ोसी ने अपना लिया, तो पड़ोसी अपना स्टॉक खाली कर बैठेगा, आप लेके बैठे रहना, वो सस्ता लाएगा, सस्ता बेचेगा, आपका कभी नहीं बिकेगा। क्योंकि तो कंपटीशन करना पड़ता पड़ोस से। पहले भी जब सेल टैक्स की चोरी होती थी तो कई दुकान आते थे दुकानदार, वो कहते थे भाई हम तो चाहते हैं कि सेल टैक्स जनता से लिया जाए, सरकार को दिया जाए, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा पड़ोसी तो बिना लिए बेच देता है। जब वो बिना लिए बेचता है तो मैं फिर टैक्स लेकर के बेचूंगा, मेरी दुकान चलेगी नहीं, तो मजबूरी में मुझे भी चोरी करनी पड़ती है। तो अब ये सारी मजबूरियां जीएसटी में खत्म हो गई है। उसको भी टैक्स लेना पड़ेगा, आपको भी टैक्स लेना पड़ेगा। अंतर आया है कि एक स्लैब से दूसरे स्लैब में चेंज हुए हैं, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है, इस समय में आपको अपना मन समझाना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी उसको नए रेट के हिसाब से एडजस्ट करके नीचे आना चाहिए। नहीं तो कभी कोई जागरूक नागरिक आगे खड़ा हो जाएगा कि वहां कम हुआ तो आप कम क्यों नहीं कर रहे। कभी पड़ोसी से हम झगड़ा कर बैठेंगे कि तू सस्ता क्यों कर रहा है जबकि मेरी दुकान में माल पड़ा। और कभी सरकारी बाबू आ जाएगा कि तूने आज तक टैक्स कम क्यों नहीं किया। और कभी भाई पार्टी के कार्यकर्ता भी हमने कहा कि जरा ध्यान करो, कोई पहुंच जाएंगे, भाई जनता कम चाहती है, आप कम क्यों नहीं कर रहे। लेकिन मेरा कहना है कि ये हम उस ओर जाएं कि किसी समस्या को हम इनवाइट करें, इसकी बजाय अपने आप मन समझा करके अब टैक्स कम हो गया तो ये मान के चलो कि कम करना ही है, करके इसको नए सिरे से अपना नए साइकिल में लोगों को लाओ, तो चलाओ। और कोई भी कठिनाई अगर किसी को आएगी उस कठिनाई में, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने उसको सॉल्व भी किया है। जैसे IST जो रिफंड हम लेते हैं, क्या ITC क्या बोलते हैं उसको, ITC। तो ITC रिफंड में भी एक चीज आई कि हम जितना भर के आते हैं टैक्स खरीद के लाते हैं, ITC में उतना रेट नहीं मिलता, उतना कम होता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में कोई आइटम ज़्यादा रेट की कोई कम रेट की है, वहाँ
प्रोडक्शन में हमें एक ही रेट से मिलेगी प्रोडक्शन का टैक्स, तो हमारा IST पूरा नहीं हो पाता। तो उसके लिए भी सरकार ने व्यवस्था की है कि वो आपको रिफंड सरकार करेगी और उसमें सिस्टम बनाए गए हैं, वो आपको आपके जो कंसल्टेंट है वो आपको सब बताएंगे। लेकिन जितने बचे हुए रिफंड्स हैं उनको भी शीघ्र रिफंड देने की बात ये भी विचार में आई है। लगभग 1.5 लाख अभी रिफंड बाकी पड़े हैं, इनको बहुत जल्दी वापस कर दिया जाएगा। ये सारी चीजें डिस्कस होकर के हमने आगे बढ़ाई ये चीजें। तो मैंने इतनी बातें रखनी थी, सोचा था कि मैं ना बोलूं आपसे पूछूं, लेकिन मालूम नहीं मन में जो कुछ आया मैं बोलता चला गया। आपको ठीक लगा कि नहीं लगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन फिर भी एक 15-20 मिनट आप कोई बात अगर पूछेंगे तो मैं यही हूँ, आपका जवाब दूंगा। धन्यवाद।